नमस्ते सभी को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के निमित्त आज आरएसएस के तृतीय सरसंघचालक माननीय मधुकर दत्तात्रेय देवरस यानी बाळासाहेब देवरस जी की जन्म जयंती है। बाळा साहब जी के मानव अधिकार क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। इस संबंध में हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ नागपुर से विराग पाचपोर जी है। विराग जी नमस्ते। आपने नमस्कार। स्वयं बाळा साहेब जी के साथ में रहकर काफी दिनों तक कार्य किया है। उस दौरान आपके उनके साथ अच्छे व्यक्तिगत संबंध भी हुए थे। तो क्या आप उसके बारे में और आपके अनुभव उनके साथ क्या हुए थे? आप उन उसके बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? जरूर। ये आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस इस नाम से जो पॉपुलर है आज, उसको दुनिया जानती है और ये आज दुनिया का एक सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। इस संगठन का प्रारंभ नागपुर में हुआ था। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की 1925 में। उसके बाद में 1940 तक उन्होंने इस संघ के कार्य को देश भर में पहुंचाया। 40 में उनके देहांत के बाद श्री माधव सदाशिव गोलवलकर, जिनको गुरुजी नाम से सब जानते हैं, वो संघ के सरसंघ चालक बने और वो 33 साल तक, यानी 1973 तक, टिल 1973 ही वाज चीफ ऑफ द आरएसएस। उनके जाने के बाद में श्री मधुकर दत्तात्रेय उपाख्य बाला साहब देवरस ये संघ के तीसरे सरसंघ चालक बने। बाला साहब जी की विशेषता ये थी कि वो 11-12 साल की आयु में संघ संस्थापक के संपर्क में आए नागपुर में, और जब उन्होंने 1996 में जीवन की अंतिम सांस ली पुणे में, उस समय तक वो संघ से समर्पित रहे। यानी एक प्रकार से पूर्णतः संघ समर्पित जीवन उनका रहा। और संघ की जो सारी प्रशिक्षण की व्यवस्था थी, जिम्मेदारी की व्यवस्था थी, उसमें से चलते हुए वो सरसंघ चालक बने। तो ऐसी उनकी दो विशेषताएं: अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे, बीए एलएलबी तक उन्होंने पढ़ाई की थी, और संघ को एक नई दिशा देने का एक उनका क्रेडिट है, उनकी तरफ जाता है। संघ कार्य में उनके 3 शब्द थे जो बहुत पॉपुलर थे: ऑर्गेनाइजेशन, मोबिलाइजेशन एंड एक्शन। तो ऑर्गेनाइजेशन, लोगों को संगठित करना, उनको प्रेरणा देना, उनको मोबिलाइज करना, और उसको फिर एक्शन में लाना। तो बाला साहब जी ने 1989 में, 1989 में डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी के समय संघ के अंदर एक सेवा कार्यों का नया आयाम जोड़ा, और उसी वर्ष देश में 5,000 सेवा कार्यों का प्रारंभ भी हुआ। ये संघ के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। आज संघ के कार्यकर्ता देश भर में और विदेशों में भी इन सेवा कार्यों में लगे हैं। देश में ऐसे सेवा कार्यों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। इस प्रकार के एक नए आयाम को, संघ के कारण जो एक संगठित शक्ति समाज के अंदर निर्माण हुई थी, उस शक्ति का समाज के वंचित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित ऐसे जो बंधु है, ऐसे जो तबके हैं, उनको अपने साथ में लाना, जो नीचे है उनको ऊपर उठाने के लिए एक हाथ झुक करके उनके हाथ में देना, उनको ऊपर उठाना, इस प्रकार के, इस उद्देश्य से ये संघ के कार्य का प्रारंभ, नया आयाम बाला साहब ने अपने काम के कारण अपने अपने कार्यकाल में जोड़ा था। फिर एक विशेषता इसका जो प्रारंभ हुआ, वो जब संघ के अंदर जुड़े थे शुरू में 11-12 साल के आयु में, और संघ की कुछ शाखा के मुख्य शिक्षक वगैरह ऐसी जिम्मेदारियां थी इस नागपुर के इतवारी भाग में, तो उनके साथ में और अन्य जातियों के स्वयंसेवक भी संघ में आते थे, उनके घरों में भी जाते थे, उनके साथ खाना खाते थे। तो उन्होंने अपने माता जी को कहा था, उस समय तो जाति पाति की जरा व्यवस्था ये थी, तो इसलिए माता जी को उन्होंने कहा कि देखिए, हम हमारे सब एक साथी आते हैं, हमारे साथ खाना खाएंगे, आप मेरे साथ जैसा व्यवहार करती है वैसा ही व्यवहार उनके साथ भी करना चाहिए।
यानी चैरिटी बिगिंस एट होम, ऐसा एक समरसता का उत्तम उदाहरण उन्होंने अपने जीवन में खुद होकर के समाज के सामने रखा। ही लेड बाय हिज एग्जाम्पल, और आगे चल करके फिर उन्होंने ये समाज सेवा का उसका जो आयाम संघ में जोड़ा, उसके कारण एक संघ की व्याप्ति बढ़ने में बड़ी मदद हुई, बड़ी सहायता हुई। उसी प्रकार से अस्पृश्यता ये हमारे समाज का एक बड़ा शाप है। अनटचेबिलिटी को लेकर के गांधी जी से लेकर के और बहुत सारे सावरकर जी ने और तिलक जी ने, ऐसे बड़े बड़े लोगों ने समाज के अंदर काम किए कि अनटचेबिलिटी खत्म होनी चाहिए, अस्पृश्यता खत्म होनी चाहिए। सरसंघ चालक होने के बाद में बाला साहब जी का पुणे के वसंत व्याख्यानमाला में इस विषय पर एक भाषण हुआ, सामाजिक समरसता और हिंदू संगठन, ऐसे उस भाषण का विषय था। उस भाषण में उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि अस्पृश्यता अगर ठीक है, अगर गलत नहीं है, तो दुनिया में कुछ भी गलत नहीं। और उसने वो अब्राहम लिंकन का उदाहरण देते थे, अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष थे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने अमेरिका में जो गुलामी की प्रथा थी, सिस्टम ऑफ स्लेवरी थी, उसको नष्ट किया। और उसके लिए उन्होंने सिविल वॉर का धोखा स्वीकारने का भी मन बना लिया था। और वो कहते थे कि स्लेवरी इज नॉट रॉन्ग, नथिंग इज रॉन्ग इन द वर्ल्ड। उसी को आधार बना के बाला साहब जी ने भी कहा कि अनटचेबिलिटी इज नॉट रॉन्ग, नथिंग इज रॉन्ग इन द वर्ल्ड, एंड दैट अनटचेबिलिटी शुड गो, एंड गो लॉक स्टॉक एंड बैरल, समूल नष्ट होनी चाहिए। इस प्रकार का उनका विचार उस वसंत व्याख्यानमाला में उन्होंने जब व्यक्त किया, तो समाज के अंदर जो एक धारणा बनी थी कि संघ के लोग चातुर्वर्ण को मानने वाले हैं और अस्पृश्यता को मानने वाले हैं, इस धारणा को बाला साहब जी के इस स्पष्ट विचार ने मूलतः ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। और संघ की एक एक्सेप्टेबिलिटी, संघ की स्वीकार्यता ऐसे समाज क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र में भी बड़ी, ऐसे घटकों में भी बड़ी समाज के, जो अपने आप को वंचित मानते थे, जो शोषित होते थे, पीड़ित होते थे, और ऐसे घटकों में समाज की संघ की धारणा, संघ की स्वीकार्यता बढ़ने में इसके कारण बहुत मदद की। तो बाला साहब का ये एक उदाहरण कि सब इक्वल है, ऑल आर इक्वल, बॉर्न इक्वल, किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन का कोई चांस नहीं है। देयर इज नो चांस ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, एटसेट्रा। एंड देयरफॉर अनटचेबिलिटी इज अ सिन, अनटचेबिलिटी मस्ट गो, इट इज अ रॉन्ग थिंग। उसी प्रकार से उन्होंने देश के अंदर माइनॉरिटी मेजॉरिटी ऐसा जो एक डिवाइड था, जो बहुत समय से चला आ रहा था, स्वातंत्र पूर्व काल से चला आ रहा था, और उसके शिकार होकर के हमारे देश की राजनीति भी उसी प्रकार से चल रही थी। जब 1978 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने उसमें एक माइनॉरिटी कमीशन बनाने की पहल की थी, अल्पसंख्यक आयोग बनाने की पहल की थी। उसको बाला साहब ने बड़े स्पष्ट शब्दों में विरोध किया था, और ये सुझाव दिया था कि माइनॉरिटी कमीशन नहीं, हमको ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाना चाहिए, मानवाधिकार आयोग बनाना, क्योंकि हमारे देश में कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी का प्रश्न नहीं है। हम सब एक देश के नागरिक हैं, एक देश, एक जन, एक संस्कृति है, हमारी परंपरा है। ये ठीक है कि हमारे देश के कुछ लोग मुसलमान हो गए, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी में दीक्षित हो गए, कुछ अन्य प्रकार के धर्मों में चले गए, लेकिन फिर भी वो उनका मूल जो है, उनके जो रूट्स है, वो रूट्स इसी जमीन में है, इसी समाज में है, इसी परंपरा में है, इसी संस्कृति में है। इसी कारण से उन्होंने इस्लाम को या क्रिश्चियनिटी को अपनाया होगा, उनके पूर्वजों ने, पुरखों ने, लेकिन उसको अपनाने से वो अपने पुरखे संस्कृति और जमीन यानी वतन, देश, मातृभूमि, ये बदल नहीं सकते, बदलता नहीं है। और इसलिए ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जो डिवाइड है, वो बेसिकली रॉन्ग है। हमारे यहाँ माइनॉरिटी कमीशन की आवश्यकता नहीं है, हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन की आवश्यकता है। इस प्रकार का एक बड़ा स्पष्ट विचार बाला साहब जी ने उस समय रखा था।
अब वो राजनीति से प्रेरित पॉलिटिकल पार्टियां जो होती है वो इस प्रकार के विचार को स्वीकारना संभव नहीं है उनके लिए, और इसलिए फिर मुरारजी भाई ने भी वो सुझाव स्वीकारा नहीं और देश में माइनॉरिटी कमीशन बना। ये इतिहास है। बाला साहब का ये मानना था देश के मुसलमानों को लेकर के कि भारत का मुसलमान ये पुरखों से यानी एंसेस्टर्स, तहजीब से यानी कल्चर से, संस्कृति से और जमीन से यानी वतन से एक है। उसके धमनियों में वही खून है जो हिंदुओं के धमनियों में बहता है, वो दूसरे देशों से आया नहीं है। इस सत्यता को अगर भारत का मुसलमान समझता है और अपने जीवन में उतारता है तो किसी प्रकार की संघर्ष की गुंजाइश नहीं रहेगी, ऐसा उनका मानना था। और इसके लिए वो इंडोनेशिया के मुसलमानों का उदाहरण बार बार देते थे। उनके भाषणों में वो कहते थे कि इंडोनेशिया में जो इस्लाम है, इंडोनेशिया के लोगों ने इस्लाम को स्वीकारा है, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने पुरखे नहीं बदले, उनका त्याग नहीं किया। वो आज भी रामायण महाभारत की कथाएं करते हैं, नाटक करते हैं। उनके जो प्रधानमंत्री थे उस समय उनका नाम सुकर्ण हुआ करता था, उनकी पुत्री का नाम मेघावती हुआ करता था, और उनकी जो नेशनल एयरलाइंस है, विमान सेवा है, उस विमान सेवा का नाम भी गरुड़ एयरवेज है। तो ये सारे नाम वैसे ही है। अभी अभी कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति से मिला था जिनका जकार्ता में, जावा में बिजनेस है इंडोनेशिया। उनका जो ड्राइवर है वो मुसलमान है और उसका नाम विष्णु है, और वो 5 बार नमाज पढ़ता है, मंदिरों में भी जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण वहां इंडोनेशिया में अपने को मिलेंगे। वो कहते थे कि हमने इस्लाम को स्वीकार किया है लेकिन हमारे पुरखे परंपरा, इनसे हमने अपना नाता नहीं तोड़ा। भारत के मुसलमानों को उनसे सीखना चाहिए, ऐसा बाला साहब जी का एक आग्रह रहता। संघ के अंदर भी मुसलमानों को प्रवेश मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस प्रकार का एक विचार कुछ दिनों में चलता था उस समय। तो इमरजेंसी में ये हुआ था, देश में जब इमरजेंसी लगाई गई इंदिरा गांधी के द्वारा, तो संघ के और बहुत सारे लोगों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया था। बाला साहब जी को भी येरवड़ा के जेल में बंद थे। उनके साथ में वहां जमाते इस्लामी के और कई अन्य पार्टियों के नेता भी थे, मुस्लिम भी थे। और 19 महीने के कार्यकाल में जेल के आवास में चर्चाएं होती थी। तो उसमें मुस्लिम समाज के अंदर संघ को लेकर के जो गलत धारणाएं थी, गलत फहमियां थी, मिसकंसेप्शंस थे, उन सबको दूर करने में वो सारी चर्चाएं काफी फ्रूटफुल हुई, फलित हुई। और जब इमरजेंसी खत्म हुई, सारे मुक्त हो गए, उसके बाद में मुस्लिम नेताओं के साथ में एक वार्ता का दौर, एक प्रोसेस ऑफ डायलॉग शुरू हुआ, जिसके कारण जो राजनीतिक दल थे उनके मन में डर पैदा हो गया कि अगर देश का मुसलमान, तो इस प्रकार से हमारे लिए बड़ा कठिनाई का सामना हो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वोट बैंक है वो चली जाएगी। और इसलिए उन्होंने इस सारे प्रक्रिया में खलल डालने का, विघ्न डालने का प्रयास किया, जो सफल हुआ कुछ मात्रा में, क्योंकि उस समय संघ की और मुसलमानों की दोस्ती भी नई नई थी, पक्की नहीं हुई थी। लेकिन बाद में फिर जब सुदर्शन जी के नेतृत्व में इस विषय को फिर से शुरू किया गया, तो आज हम देखते हैं कि एक अच्छी संख्या में भारत का मुसलमान बाला साहब जी के संघ के इस विचारों को समझने लगा है। तो ये एक बड़ा जिसको कहेंगे कि एक सफलता का प्रयास बाला साहब जी ने उस समय शुरू किया था। तो सारे लोग एक है, भारत के सारे लोग एक है, किसी प्रकार का भेदभाव उनके अंदर नहीं। इस प्रकार का विचार को लेकर के उन्होंने सबके अंदर समानता, समरसता का विचार सबके सामने रखा, और संघ को एक समाजोन्मुख, एक सोसाइटी ओरिएंटेड, इस प्रकार का एक नया आयाम, नया डायमेंशन संघ कार्य के लिए बाला साहब जी ने अपने कार्यकाल में दिया। ये उनका बहुत बड़ा, सबसे अच्छा योगदान देश के लिए है।
थैंक यू विराग जी। आपने जिस तरह से बताया कि उन्होंने सब जगह हमारे देश के सब भागों में वो पहुँचने की कोशिश कर रहे थे और अपने सोशल एक्टिविटीज़ से वो सबको इंस्पायर करते थे और ये सब। और उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट जो सबसे अनदेखा हमारे देश का भाग है, वहाँ पे भी जाके उन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया था और उन्होंने वहाँ पे भी बहुत बढ़ावा दिया था वहाँ के लोगों को। उसके बारे में बताते। ऐसा है कि संघ का काम नॉर्थ ईस्ट में शुरू हुआ, वो 1946 में शुरू हुआ और उसके बाद में तुरंत गांधी हत्या के कारण संघ पर बैन आया और बैन से निकलते हुए संघ का काम फिर से 1948 के बाद असम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर शुरू हुआ और उसमें भी कहीं भूकंप है, कहीं फ्लड्स है, कहीं आपसी दंगे है, ऐसे सारे कठिनाई उससे चलते हुए और 1975 के इमरजेंसी तक संघ का काम थोड़ा असम के अंदर स्थिर हो सका था। 77 में जब इमरजेंसी खत्म हुई तो बाला साहब जी के नेतृत्व में संघ के स्वयंसेवकों ने स्थान स्थान पर जो विभिन्न कार्य शुरू किए थे, उदाहरण के लिए विश्व हिंदू परिषद है, अपने विद्या भारती के शिशु मंदिर है, बीएमएस है, भारतीय मजदूर संघ है, ऐसे वनवासी कल्याण आश्रम है, ऐसे संगठनों को उन्होंने एक नया आयाम दिया और कहा कि एक अखिल भारतीय स्वरूप में इसका काम होना चाहिए और इसलिए जो सारे प्रांत उस समय अनटच थे, अस्पर्श थे, ऐसे असम, उड़ीसा, ऐसे प्रांतों में ये सारे काम शुरू हुए। ये सारे काम शुरू करने का जो एक तंत्र था, जो एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया था बाला साहब जी ने, उसके कारण असम के अंदर विद्या भारती, विश्व हिंदू परिषद, कल्याण आश्रम, भारतीय मजदूर संघ, ऐसे सारे काम शुरू हुए। उसके अलावा भी वहाँ जो जनजाति समाज है असम नॉर्थ ईस्ट में, उनके लिए एक इंडियन ट्राइबल कल्चरल फोरम, ITCF, ऐसे संस्थाओं को शुरू करके वहाँ के लोगों के बीच में एक नेशनलिस्ट थॉट कैसे प्रोपोगेट किया जा सकता है, इसके बारे में विचार हुआ। उसमें से मैं अपना भाग्य समझता हूँ कि विद्या भारती के शिशु मंदिरों को असम के अंदर प्रारंभ करने का मौका मुझे मिला और उस समय हमने वहाँ 13 जगह पे विद्यालय शुरू किए थे। आज उन विद्यालयों की संख्या 400-500 के ऊपर। उन विद्यालयों के माध्यम से और ऐसे सारे जो कार्य शुरू हुए, उनके माध्यम से जो सामाजिक परिवर्तन आया, उस सामाजिक परिवर्तन का प्रतिबिंब आज हम असम के और नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखते हैं। तो एक दूरदृष्टि ऐसी थी इस प्रकार से और बाला साहब का उस दूरदृष्टि से कारण ये सारे काम संभव हो सके। वो कहते थे कि जो राजनेता होते हैं वो अगले चुनाव की बात सोचते हैं, चुनाव में कैसे जीतना है इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, स्टेट्समैन होते हैं, वो अगले जनरेशन के बारे में सोचते हैं, अगली पीढ़ी के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे बाला साहब अगली पीढ़ी के बारे में सोचने वाले स्टेट्समैन थे, वो राजनेता नहीं थे। राजनेता से कई ऊपर स्टेट्समैन का स्टेटस होता है। तो ही वॉज द ग्रेट स्टेट्समैन ऑफ द मॉडर्न इंडियन टाइम्स। यस सर। और उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन इमरजेंसी के बाद भी बहुत हुआ था सोशल एक्टिविटीज को लेकर। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते? ऐसा है, इमरजेंसी जब देश में थोपी गई, इंदिरा गांधी ने 1971 का बांग्लादेश का वॉर जीता, बांग्लादेश का उदय हुआ, उसमें इंदिरा गांधी जी की भूमिका बड़ी अहम थी। पाकिस्तान के साथ बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना का पराभव हुआ था। अभी 16 दिसंबर को उसका विजय दिवस भी हम सारे मनाते हैं। तो उस बांग्लादेश वॉर के बाद में उन्होंने एक मध्यावधि चुनाव कराए देश में और उस चुनाव के अंदर कुछ धोखाधड़ी करके कुछ माल प्रैक्टिसेस का व्यवहार उन्होंने किया। उसके कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनका जो इलेक्शन था वो रद्द बातल ठहराया, सेट असाइड किया
और उनको मनाही की कि वो 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। अपने हाथ से सत्ता निकल जाएगी इस भय से इंदिरा जी ने देश के ऊपर इमरजेंसी थोपी। उनको विरोध करने वाले जयप्रकाश नारायण आदि जो नेता थे, उन सारे नेताओं को बंदी बनाया, जेल में डाला और 19 महीने तक ये सारे लोग जेल में रहे। उनमें से कई लोग तो गुजर गए जेल में रहते हुए। कुछ लोगों ने सत्याग्रह किया, वो भी जेल में गए। लेकिन ये जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई में संघ का योगदान ये बहुत बड़ा है, जिसके बारे में कई लोगों ने और इसकी पुष्टि की है। जो जेल में थे उसमें संघ के स्वयंसेवक अधिक थे, जो सत्याग्रह करने वाले थे उसमें स्वयंसेवकों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन जब आपातकाल के खिलाफ लड़ने की बात आई, चर्चा चली, तो जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो लोक संघर्ष समिति बनी थी, उस लोक संघर्ष समिति में संघ का पूरा पूरा योगदान रहा। कुछ लोगों का यह सुझाव था कि संघ अपने लिए करता, क्योंकि संघ पर ही पाबंदी है। लेकिन बाला साहब ने उस विचार को मना किया। उन्होंने कहा कि ये संकट देश पर है, ये संकट हमारे डेमोक्रेसी पे है, ये संकट हमारे लोकतंत्र पे है, और उसको वो जीवित रहा, लोकतंत्र ठीक रहा, तो हम सारी संस्थाएं फिर से ठीक रह जाएंगे। इसलिए लोकतंत्र को रिस्टोर करना, रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव। संघ को बैन से बाहर निकालना, ये ऑब्जेक्टिव तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। और इसलिए लोक संघर्ष समिति के माध्यम से वो जो सारी लड़ाई चली, उसमें संघ का योगदान रहा। संघ का नाम शायद नहीं रहा हो, लेकिन लोक संघर्ष समिति के माध्यम से रहा। और देश के अंदर आज हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, इसका क्रेडिट अगर किसी को देना है तो वो बाला साहब जी को और संघ को देना पड़ेगा। ये निर्विवाद सत्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इससे जो इनकार करते हैं वो या तो सत्य परिस्थिति नहीं जानते या बेईमानी कर रहे हैं। और अपने देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। इसलिए संघ ने इमरजेंसी में जो योगदान दिया, संघ नहीं रहता तो शायद लोकतंत्र बहाल होता है कि नहीं, ये भी संभावना नहीं थी। जैसा कहा जाता है कि वन मैन चर्चिल, वो और इंग्लिश चैनल स्टूड बिटवीन दी हिटलर्स फोर्सेस एंड ग्रेट ब्रिटेन। ऐसे बाला साहब जी के बारे में कहा जा सकता है कि वन मैन जयप्रकाश नारायण एंड द आरएसएस स्टूड बिटवीन इमरजेंसी एंड डेमोक्रेसी। तो बाला साहब के नेतृत्व के कारण ही, बाला साहब तो जेल में थे, लेकिन संघ के कुछ प्रमुख नेता भी उस समय बाहर थे और अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। उनकी सलाह मसलत से ये सारा हुआ। और बाला साहब कहते भी थे, संघ के अंदर उस समय तक ये बड़ी चर्चा चली थी बाहर भी कि संघ के अंदर डिक्टेटरशिप है, एक चालकानुवर्तित्व है, वन मैन इज कंट्रोलिंग दी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कहा जाता था, बाहर प्रचार होता था। बाला साहब ने कहा कि एक सरसंघ चालक यानी मैं जेल में था और बाकी 6 सरसंघ चालक बाहर थे, जो सारा आंदोलन का संचालन कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर। तो एक सामूहिक नेतृत्व की कल्पना, टीम लीडरशिप, उसको भी बाला साहब जी ने प्रत्यक्ष में लाया, इंट्रोड्यूस करके। और ये टीम लीडरशिप के कारण ही संघ का जो विकास हुआ, संघ का आगे का जो प्रवास हुआ या हो रहा है, वो उसी के कारण हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा योगदान देश में लोकतंत्र को बहाल करवाने में इमरजेंसी के समय आरएसएस का रहा। आरएसएस नहीं होता तो इस देश में लोकतंत्र का बहाल होना बहुत मुश्किल था, लगभग नामुमकिन। विराग जी ऐसा कहते हैं कि आरएसएस को हर जगह पहुंचने के लिए, हर हमारे देश में पहुंचने, हर भाग के देश में पहुंचने के लिए उनका बहुत बड़ा हाथ था, आरएसएस को पहुंचवाने के लिए हर जगह पे। तो ऐसा क्यों कहते हैं? ये मैंने शुरू में कहा कि जब संघ का काम बढ़ने लगा और संघ के काम के लिए एक्टिविटी समाज में मानसिकता निर्माण हो गई कि संघ का काम अच्छा है, उसमें जुड़ना चाहिए। उसमें जो सारी अन्य संस्थाएं थी, उन संस्थाओं का भी योगदान रहा। और एक स्ट्रेटेजिस्ट के नाते उन्होंने इस सारे अनुकूलता का
फायदा उठाकर, अनुकूलता का लाभ उठाकर संघ के कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया कि आप जगह जगह जाइए, जहाँ आवश्यकता है वहां जाइए, वहां रहिए। विशेषतः जो उपेक्षित क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, उपेक्षित बस्तियां हैं, ऐसे सारे स्थानों पर जाकर के संघ का विचार पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार की प्रेरणा बाला साहब देते रहे और उसके कारण ही ये संभव हो सका। एक और उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मैं विद्या भारती का काम असम में कर रहा था, उस समय अरुणाचल प्रदेश में हमने एक वहाँ विद्यालय शुरू हो सकते हैं क्या, इसको देखने के लिए वहाँ गए थे। वहाँ की सरकार के जो मंत्री थे उनसे बात भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि आप यहाँ विद्यालय प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी माध्यम से होना पड़ेगा। तो वहाँ फिर उसको विरोध हुआ, उसको हमारे यहाँ ये सजेशन कहा है कि नहीं, हिंदी माध्यम से करना है। तो फिर हमने हाफलॉन्ग में असम, मणिपुर और नागालैंड का जो ट्राई जंक्शन है, वहाँ पे एक विद्यालय शुरू किया और उस विद्यालय को देखने के लिए बाला साहब जी भी आए थे। इस प्रकार का उनका प्रेरणा देने का काम रहता था। एक इस प्रकार से सारे लोगों को, दूर दराज में भी जो काम कर रहे हैं, उनको प्रेरणा कैसी मिलती रहे, इस प्रकार का उनका व्यवहार था, इस प्रकार का उनका जीवन था। और उनके प्रेरणा से संघ का काम सामाजिक दृष्टि मिलने से कारण, एक सोशल डायमेंशन मिलने के कारण संघ के कार्य का विस्तार बाला साहब जी के समय में हुआ है। ये बात सब जानते हैं। थैंक यू सर, आपने उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी दे दी। इस मानव अधिकार दिवस के निमित्त उनका जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के अपोज के बारे में जो उन्होंने आवाज उठाया, शायद ही किसी ने उठाया होगा पास्ट में। आपने इतना उनके अनुभव, उनके साथ काम किया है नॉर्थ ईस्ट में जाके, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ। बहुत और बहुत धन्यवाद। यस सर। बाला साहब जी का जीवन सबके लिए प्रेरणादायक है, उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। वो हमारे समय के ही थे और इसलिए उनके जैसा बनने की कोशिश भी करनी चाहिए। उनके जैसे गुण अच्छे वो समाज उपयोग में लाने की कोशिश हम लोगों ने करनी चाहिए। इतना भी अगर हम कर सकेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी, बहुत बड़ी सेवा उनके लिए होगी, ऐसा मैं मानता हूं। बहुत धन्यवाद। एक अच्छा विषय बहुत आपने बहुत लिया धन्यवाद। और मुझे संधि दी उसको सामने रखने की, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।